जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम पढ़ रहे थे राज्यपाल, और राज्यपाल को आज विदाई देते हैं। और इसमें जो अंतिम रूप से हमने पढ़ा राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, क्या पढ़ा था? राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। तो राज्यपाल की विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, और इसमें हमने आगे जो चर्चा कर ली। अब जो हम चर्चा करते हैं इसकी कि जो देखो, राज्यपाल एक अनुच्छेद है 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल को लगता है कि यदि विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुन के नहीं आया है, कोई एंग्लो इंडियन चुन के नहीं आया है, तो राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो देखो, राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में एक भी आंग्ल भारतीय सदस्य चुन के नहीं आया है, तो वह एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता था, देखो मैं था लिख रहा हूं जानबूझ के। तो अनुच्छेद 333 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में अगर उसको ऐसा लगता है कि एक भी आंग्ल भारतीय सदस्य चुन के नहीं आया है, तो वो एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता था। अब देखो कैसे, तो पहले तो ये देखें कि आंग्ल भारतीय होता क्या है। तो देखो, हमारे यहाँ पर बात करें तो अंग्रेज यहाँ आए। कौन आए? अंग्रेज। और इसकी जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 366 में दे रखी है। तो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने यहाँ क्या की? शादियां की। क्या की? शादियां। और किन से की? भारतीय महिलाओं से। किन से? भारतीय महिला। अब इनकी तो जो महिला और अंग्रेज पुरुष कौन है? अंग्रेज। इनकी जो संतानें उत्पन्न होंगी वो क्या कहलाएंगी? आंग्ल भारतीय। आधे अंग्रेज और आधे भारतीय, क्योंकि माता तो कौन है? भारतीय, और पिता कौन है? यूरोप का अंग्रेज विदेशी। तो उनकी जो संतानें होंगी वो क्या कहलाएंगे? आंग्ल भारतीय कहलाएंगे। क्लियर? तो ये इसका मतलब हुआ कि जिसकी माता या दादी तो कौन हो? भारतीय। जिसके पिता या दादा परदादा कौन हो? अंग्रेज। उनकी जो संतानें हैं वो आंग्ल भारतीय कहलाएंगी। अब देखो, ये जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज चले गए, कुछ रह गए, इनका जो भारत में रह गए। अब देखो, इनकी संख्या होगी बहुत कम। संख्या क्या होगी? बहुत कम। तो ये चुनाव के माध्यम से नहीं आ सकते। किसके माध्यम से नहीं आ सकते? चुनाव के माध्यम से जीत कर नहीं आ सकते, क्योंकि भारत में चुनाव जाति धर्म के आधार पर होता है और इनकी संख्या बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार था कि वो एक सदस्य को मनोनीत कर सकता था। परंतु ध्यान देने योग्य बात है कि देखो,
इसकी जो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो राजनीतिक आरक्षण है, तो वो जैसे 330 में विधान संसद में, 331 में लोकसभा में ही आंग्ल भारतीय, 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय, और 332 है वो विधानसभा में सामान्य SC/ST को आरक्षण था। इसका जो अवधि का उल्लेख है, ये अवधि का उल्लेख है, वो अवधि है 334 में, और इसकी जो अवधि थी वो 10 वर्ष थी। प्रारंभ में कितनी थी? 10 वर्ष। तो ये ध्यान रखना, जो राजनीतिक आरक्षण है वो इसकी अवधि कौन से अनुच्छेद में थी? 334 में। तो 332 और 330 की अवधि, यानी 330 में क्या है? 330 में तो जो लोकसभा है, कौन है? लोकसभा में जो SC/ST को आरक्षण है, SC/ST को आरक्षण है, और 332 में जो विधानसभा है, कौन है? राज्यों की विधानसभा है। विधानसभा में SC/ST को आरक्षण है। और बात करें 331, तो 331 में जो लोकसभा है, इसी लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को आरक्षण था, आंग्ल भारतीय। और 333 आप पढ़ ही रहे हो, 333 में किसको है? विधानसभा में आंग्ल भारतीय। तो देखो, जो लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है, इसकी अवधि तो बढ़ा दी गई है। बाकी जो 331 आंग्ल भारतीय लोकसभा में और 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय, इसकी अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। यानी 25 जनवरी 2020 के बाद इसकी अवधि नहीं बढ़ाई, तो ये आरक्षण बंद हो गया है। यानी किसका आरक्षण? आंग्ल भारतीयों का। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वें के द्वारा। तो 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत इनकी अवधि को नहीं बढ़ाया गया है, नहीं बढ़ाया गया है। अवधि नहीं बढ़ाई, तो 25 जनवरी 2020 के बाद अब इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, ना तो लोकसभा में की जाएगी और ना ही विधानसभा में की जाएगी। तो ये हमारा जो अनुच्छेद हुआ वो कौन सा हुआ? 333। अब जो विधायी संबंधी शक्तियों से जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है साहब 213। कौन सा है? 213, राज्यपाल का अध्यादेश। सबसे महत्वपूर्ण है, देखो साहब, राज्यपाल का अध्यादेश। तो अध्यादेश राज्यपाल का अध्यादेश। क्लियर? अब अध्यादेश की बात करें तो देखो, अध्यादेश कब लागू किया जाता है, कैसे? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 213। 213 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि राज्यपाल क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। देखो कब कर सकता है? देखो, राज्यों में कौन होता है? विधानमंडल। कौन होता है? विधानमंडल। विधानमंडल के कितने सदन? 2। नंबर 1 विधानसभा, नंबर 2 विधान परिषद। किसी राज्य में है, किसी में नहीं है, विधान परिषद। अब देखो मेरे दोस्तों, अब ये दोनों मिलकर कानून का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। परंतु मान के चलो विधान परिषद की बैठक नहीं हो रही हो, हमेशा तो बैठक होती नहीं, या विधानसभा की बैठक नहीं हो रही है और विधानसभा की तो बैठक हो रही है, विधान परिषद की नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन कि विधानसभा की नहीं हो रही, विधान परिषद की हो रही है, या दोनों की नहीं हो रही, तो अब कानून की राज्य को सख्त आवश्यकता है। तो स्थिति कौन सी? जब विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो और राज्य के लिए कानून की सख्त आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है।
जब विधानमंडल के एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में नहीं है और राज्य के लिए कानून की सख्त आवश्यकता हो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी कब करेगा? जब विधानमंडल के एक सदन अथवा दोनों सदन की बैठक नहीं हो रही हो, सत्र में नहीं हो रहे हो, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो देखो, अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का। अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का अर्थ होता है, जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का वही अर्थ होता है जो राज्य विधानमंडल ने क्या बनाया है, कानून बनाया है। उसी की तरह सेम अर्थ होगा राज्यपाल के अध्यादेश का। क्लियर? अब देखो, राज्यपाल अध्यादेश केवल राज्य सूची के विषय पर ही जारी कर सकता है, यानी जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उन्हीं पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अगला पॉइंट है कि राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। और ध्यान देने की बात यह है कि अध्यादेश किस प्रकार की शक्ति है। तो देखो, हम कहां पढ़ रहे हैं? विधायी शक्तियों में पढ़ रहे हैं। तो अध्यादेश एक विधायी शक्ति है। अध्यादेश कैसी शक्ति है? अध्यादेश राज्यपाल की विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। ये तो ये हुआ। अब देखो कि राज्यपाल की अध्यादेश कब जारी करेगा। तो दो कंडीशन है। जब विधानमंडल के एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में नहीं हो और राज्य के लिए कानून की सख्त आवश्यकता हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो। अचानक से कोई ऐसा घटना हो गई है, कोई आक्रमण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जब तक अगर उनको सदस्यों को बुलाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और फिर पारित करने लायक ही नहीं रहेंगे कानून को। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का वही मीनिंग होता है, वही अर्थ होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का। फर्क इतना ही है कि ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। तो अध्यादेश कब तक प्रभावी रह सकता है, इसकी देखते हैं अवधि। तो देखो, संविधान के इसी अनुच्छेद में लिख रहा है कि अध्यादेश कब तक प्रभावी रहेगा। तो इसमें लिख रहा है कि जो अध्यादेश है, क्या है? अध्यादेश। तो अध्यादेश का जो प्रभावी कब तक रहेगा,
वो इसमें प्रावधान है कि जब विधानमंडल की क्या होगी, किसी सदन की बैठक होगी, क्या होगी, बैठक होगी, उस तक ये प्रभावी रह सकता है। क्या रह सकता है, प्रभावी रह सकता है। तो इसकी देखते हैं अध्यादेश की अवधि। तो देखो अब देखो किसी राज्य में 2 सदन हैं, कितने हैं, 2। तो अब उसमें तो ये लिख रहा है कि विधानमंडल के पुणे बैठक से, परंतु इसमें ये भी लिख रहा है कि यदि 2 सदन हैं तो जो अवधि 6 सप्ताह की अवधि है, यानी 6 सप्ताह की जो अवधि दूसरे सदन की बैठक से मानी जाएगी, जो सदन बाद में प्रारंभ हुआ है वहां से इसकी गणना की जाएगी। तो देखो अगर इसकी अवधि की बात करें तो अवधि इसमें क्या लिख रहा है कि विधानमंडल के सदन की पुनः बैठक से, और तो कितने सप्ताह, 6 सप्ताह। तो सदन की पुनः बैठक से 6 सप्ताह तक यदि विधानमंडल 2 सदनीय है, यानी उसमें विधान परिषद भी है, सदनीय है, तो 6 सप्ताह की गणना 6 सप्ताह की गणना बाद वाले सदन की बैठक से की जाएगी। जैसे मान के चलो, जैसे विधानसभा और दूसरा सदन है विधान परिषद। ओके, तो देखो अब मान के चलो विधानसभा की जो बैठक हो गई 1 जनवरी से, और विधान परिषद की जो बैठक स्टार्ट होती है वो होती है साहब कितने समय से, मान लेते हैं हम 10 जनवरी से। तो ये 6 सप्ताह की गणना है, 6 सप्ताह की गणना तक ये गणना है, वो दूसरे सदन यानी 10 जनवरी से गणना की जाएगी, पहले वाले सदन से नहीं की जाएगी। ये बात क्लियर। तो ये कितने सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है, बैठक के दूसरे सदन की बैठक से ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। यदि 6 सप्ताह में विधानमंडल इसे स्वीकृति दे देता है तो ये स्थायी रूप से लागू हो जाएगा, और यदि स्वीकृति नहीं देता 6 सप्ताह के भीतर तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परंतु इसकी अधिकतम अवधि की बात करें, अधिकतम अवधि, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है। देखो इसमें संविधान में स्पष्टता लिख रहा है कि जो विधानमंडल है उसके 2 सत्रों के बीच 6 माह से कितने, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जो विधानमंडल है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, इसके 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो आज ही इसकी बैठक क्या हुई, समाप्त, आज ही बैठक समाप्त हुई और आज ही शाम को क्या कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया, अध्यादेश। अब देखो अब संविधान में क्या लिख रहा है कि जब पुनः बैठक होगी उसके 6 सप्ताह तक ये क्या रह सकता है, लागू रह सकता है। अब देखो अब इसकी बैठक 6 माह बाद तो होनी है, क्योंकि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, 6 माह तो क्लियर है, तो 6 माह तो ये हो गए, और बैठक होगी दूसरे सदन की उसके 6 सप्ताह तक, तो अधिकतम अवधि हो गई 6 माह 6 सप्ताह। तो अधिकतम अवधि कितनी हुई, 6 माह और 6 सप्ताह।
अधिकतम अवधि 6 माह वह 6 सप्ताह। ओके, कितनी हुई? 6 माह और 6 सप्ताह। क्लियर? ये हुआ साहब राज्यपाल का अध्यादेश। अब कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्यपाल अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जैसे कोई जिस विषय पर अध्यादेश जारी कर रहा है राज्यपाल, यदि उससे हाई कोर्ट की शक्तियां क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं, तो उन पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई ऐसा विषय है जिसे राष्ट्रपति के लिए, अभी देखेंगे, राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए भेजने के लिए लगता है उसे कि ये विषय राष्ट्रपति के पास भेजना है, तो उस पर भी अध्यादेश जारी नहीं करेगा। इन विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ये हुआ हमारा अध्यादेश। क्या हुआ? अध्यादेश। अब देखो एक अनुच्छेद देखते हैं 192। कौन सा? अगला विधायी शक्तियों में अनुच्छेद है 192। 192 से पहले हमें थोड़ा सा 191 देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? 191। देखो 191 तो कहा गया है कि जो विधानसभा या विधानमंडल के सदस्य हैं, इनकी क्या है? सदस्यों की अयोग्यता किस आधार पर वो अयोग्य हो सकता है? सदस्यों की अयोग्यता किस आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है? तो उसमें क्या है? पहले तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो गया है? विकृत हो गया है। शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो गया है? शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत हो गया है। नंबर 2, उसने कोई लाभ का पद ले लिया, ठीक है, या वो भारत का नागरिक नहीं रहा। क्या नहीं रहा? नागरिक नहीं रहा, या उसने कोई ऐसा गलत काम कर दिया है भारत के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में वो सदस्य क्या होगा? अयोग्य होगा। अब ये तो अयोग्यताओं का निर्धारण है कि किस आधार पर वो अयोग्य हो सकता है 191। अब ये अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो विधानमंडल के सदस्यों की जो अयोग्यता का डिस्क्वालिफिकेशन का निर्धारण, अयोग्यता का निर्धारण करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? निर्धारण राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? अयोग्यता का इन आधारों पर कोई सदस्य के अयोग्य है, इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल। किस? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई विकृत हो गया है, कोई दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, या उसने कोई लाभ का पद ले लिया है, या भारत का नागरिक नहीं रहा। ऐसी स्थिति में उनकी अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल निर्धारण करेंगे कि ये सदस्य अयोग्य है या योग्य है, परंतु राज्यपाल जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग के परामर्श अनुसार करेंगे। और ध्यान रखना, इस परामर्श का मतलब है जो केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग नहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग जो राज्यपाल को सलाह देगा, राज्यपाल उसी अनुसार निर्णय लेंगे। तो इन अयोग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल। परंतु राज्यपाल किसके परामर्श पर? केंद्रीय चुनाव आयोग के परामर्श पर। एक नोट बात है, ये ध्यान देने योग्य बात है, इंपोर्टेंट, कि अगर दल बदल के आधार पर राज्यपाल को किसी को क्या करना है? अयोग्य करना है। किसी को 10वीं अनुसूची के आधार पर कोई योग्य है या अयोग्य है, दल बदल, या हम कह सकते हैं 10वीं अनुसूची। तो इस आधार पर राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। दल बदल के आधार पर जो निर्णय करेगा संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद में विधानसभा अध्यक्ष। तो दल बदल के आधार पर राज्यपाल को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ये हमारा हुआ 192। कौन सा हुआ? 192। अब देखो, अगर हम बात करें आगे कि राष्ट्रपति के पास की कुछ विधायी शक्ति ऐसी भी होती है कि अगर कोई, मान के चलो जैसे अनुच्छेद लेते हैं 200, तो अनुच्छेद ही देख लेते हैं साथ में, क्योंकि देखो कई को लग रहा होगा कि भाई सर अनुच्छेद बहुत बता रहे हैं। अरे भाई, मिलान करने के लिए सवाल आ सकता है, तो अनुच्छेद याद हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो याद मत करो, कॉन्सेप्ट तो समझ लो।
तो मिलान करने के लिए कि ये कौन से अनुच्छेद में, ये कौन से अनुच्छेद में, तो यहां से अच्छे सवाल बनते हैं। तो देखो अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल के पास, देखो राज्यपाल के पास कोई क्या आता है, विधेयक आता है। राज्यपाल के पास विधेयक आता है तो राज्यपाल उस पर क्या क्या निर्णय ले सकता है, राज्यपाल उसे स्वीकृति दे सकता है। क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है। कौन, राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है और उसे स्वीकृति को रोक सकता है। नंबर 2, स्वीकृति रोक सकता है। इसी को अत्यंतिक वीटो कहते हैं। क्या करते हैं, अत्यंतिक वीटो कहते हैं। नंबर 3, अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे वापस लौटा सकता है, वापस लौटाएगा, द्वारा संशोधन के बाद आएगा, तो इसे कहते हैं अविलंबकारी वीटो। क्या कहते हैं, अविलंबकारी। चौथा इसके पास जो ऑप्शन होता है वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर वो इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेगा और इसे अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भेज देगा। क्या कर देगा, राष्ट्रपति के पास भेज देगा। किसके पास भेज देगा, राष्ट्रपति। अब देखो, अगर मान के चलो किसी विधेयक को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया 201 के तहत, तो राष्ट्रपति के पास बहुत कुछ शक्तियां है। राष्ट्रपति इसको स्वीकृति दे सकता है, उसे पुनः वापस लौटा सकता है, और पुनः वापस जब लौटाएगा तो एक निश्चित समय में 6 माह में उसे पारित करके पुनः राष्ट्रपति को भेजना है, और पुनः राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रपति केंद्र में तो बाध्य है, परंतु अगर राज्य का विधेयक कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये हुई साहब हमारी विधायी शक्तियां, और भी हैं, बाकी इतना ही काफी है। विधायी शक्तियों के बाद अगली जो शक्तियां देखेंगे वो देखेंगे वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। अगला हमारा है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों में हम बात करें सबसे पहले कि राज्यपाल बजट रखवाता है। क्या रखवाता है, बजट। राज्यपाल को संविधान में बहुत सारी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। क्या है साहब, वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। तो नंबर एक अनुच्छेद 202। तो देखो, राज्यपाल राज्य वित्त मंत्री के माध्यम से, किसके नाम से बजट रखा जाता है, राज्यपाल के नाम से। कौन रखता है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा में बजट रखवाता है। वित्तीय शक्तियों में एक तो ये हुआ। नंबर 1, राज्यपाल वित्त मंत्री के द्वारा, अभी देखो 2-4 दिन में रखा जाएगा अपना। राज्यपाल वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा में बजट कहाँ रखा जाएगा, विधानसभा में। क्योंकि बजट भी कैसा विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। राज्यपाल वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा में
बजट रखवाता है, रखवाता है। ओके, तो किसके माध्यम से रखवाता है? वित्त मंत्री। किसके नाम से रखा जाता है? राज्यपाल के माध्यम। और बजट क्या है? अपने आप में एक धन विधेयक है, और धन विधेयक हमेशा कहाँ रखे जाएंगे? राज्यों में विधानसभा में, केंद्र में लोकसभा में। तो बजट क्या है? एक प्रकार का धन विधेयक। बजट भी एक धन विधेयक है, एक धन विधेयक है, धन विधेयक है। इसलिए बजट कहां रखा जाएगा? विधानसभा में। देखो, संविधान में बात करें तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान में किसका प्रयोग नहीं किया गया? बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बजट शब्द के स्थान पर, बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संविधान में बजट शब्द के, बजट शब्द का प्रयोग या उल्लेख, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? बजट। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ध्यान देने को बात यह है कि किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? बजट। उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट भी कैसा है? एक धन विधेयक है। तो धन विधेयक हमेशा कहाँ रखे जाते हैं? धन विधेयक अभी देखेंगे विधानसभा में रखे जाते हैं, विधान परिषद में नहीं रखे जाते। क्लियर? तो ये अनुच्छेद हुआ हमारा कौन सा? 202। अब देखो एक अनुच्छेद है 158। कौन सा है मेरे साथियों? एक अनुच्छेद है 158। ये क्या कहता है कि जो राज्य का धन विधेयक है, राज्य का धन विधेयक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल कहां रखा जाता है? केवल विधानसभा में रखा जाता है। यानी धन विधेयक की शुरुआत कहां पर की जाएगी? धन विधेयक की शुरुआत कहां पर की जाएगी? धन विधेयक की शुरुआत केवल विधानसभा में की जाएगी। और बजट धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है वो 199 अनुच्छेद में किया गया है। तो धन विधेयक राज्य का धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से केवल विधानसभा में रखा जाता है। केवल का मतलब है उसकी शुरुआत कहां होगी? शुरुआत केवल विधानसभा में होगी, बाकी स्टार्टिंग इसकी विधान परिषद में नहीं हो सकती। बाद में विधान परिषद में आएगा, बाद में 14 दिन बाद में इसकी शक्तियां नहीं है इतनी, 14 दिन रोक सकती है, अगर उसके बाद वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो ये है
कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व, पहली बात तो यह है कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। धन विधेयक लाने से पहले राज्यपाल से क्या ली जाती है? अनुमति ली जाती है। और राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा भी नहीं सकता। और जो धन विधेयक क्या है, देखो, जो मनी से कोई पैसा लेना देना, कर्ज देना, संचित निधि से निकालना डालना, टैक्स बढ़ाना कम करना, जो भी मनी से संबंधित है वो क्या है? धन विधेयक होता है। धन विधेयक को कोई धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, ये प्रमाणित करने की शक्ति किसके पास है? तो कोई धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, इसको प्रमाणित करते हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई धन विधेयक है या साधारण विधेयक, इसका निर्णय कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष। तो कोई साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक है अथवा धन विधेयक, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? यानी धन विधेयक को प्रमाणित करने का कार्य किसका है? विधानसभा अध्यक्ष को। और देखो, अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषित है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक तो यानी अनुच्छेद 199 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है कि धन विधेयक क्या होता है। तो देखो, जो धन से संबंधित हो, किसी कर को बढ़ाना, किसी कर को कम करना, किसी कर को समाप्त करना, नया कर लगाना, भारत सरकार द्वारा कोई कर प्राप्त करना या किसी कर को चुकाना, ये क्या होते हैं? सारे जो मनी से संबंधित होते हैं, धन से संबंधित होते हैं, वो सारे धन विधेयक कहलाते हैं। और बहुत सारी परिभाषाएं इसमें। तो ये धन विधेयक की क्या है? इसमें परिभाषा है। तो ये देखा। अब देखो, एक इंपोर्टेंट बात यह है कि जो राज्य की आकस्मिक निधि होती है वो भी किसके नियंत्रण में होती है? राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। तो देखो, हम दो फंडों की बात करेंगे। नंबर 1, संचित निधि। इसका जो उल्लेख है वो है 266 में। दूसरी है आकस्मिक निधि। देखो मेरे दोस्तों, इसका उल्लेख है 267 में। देखो, चाहे केंद्र के लिए हो या राज्य के लिए, इसमें केंद्र की आकस्मिक निधि और राज्य और केंद्र की एक ही अनुच्छेद में, सेम यहाँ केंद्र और राज्य। ऐसा नहीं कि राज्य के लिए अलग अनुच्छेद हो और केंद्र के लिए अलग हो, दोनों में एक ही में। तो जो संचित निधि होती है केंद्र की या राज्य की, केंद्र की संचित निधि होगी वो किसके नियंत्रण में होगी? संसद के। किसके में होगी? संसद के में। और जो राज्य की है वो राज्य विधानमंडल के नियंत्रण में होगी। राज्य विधानमंडल के नियंत्रण में होगी। और जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि, तो राज्य में बात करें तो ये राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। किसके नियंत्रण में? राज्यपाल। और केंद्र की बात करें तो ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, राष्ट्रपति। ठीक है साथियों, देखो, अगर संचित निधि से कोई पैसा निकालना है तो इसमें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? संसद की। अनुच्छेद 1 की, अगर केंद्रीय संचित निधि से पैसा निकालना है तो संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि राज्य की संचित निधि से पैसा निकालना है खर्च करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो राज्य के विधानमंडल से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। परंतु एक ऐसा फंड बनाया गया है जिसे कहते हैं आकस्मिक निधि, क्योंकि
अगर संचित निधि होती, आकस्मिक निधि नहीं होती तो समस्या खड़ी हो जाती। कैसे? मान के चलो पाकिस्तान ने हम पर क्या कर दिया, वही हरामी करता है अकेला, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। और हमें हमारा बहुत सारा पैसा खर्च होगा, हथियार वगैरह, उसमें खाने पीने के सामान, बहुत सारी समस्या खड़ी होंगी। तो हमें क्या करना है साहब? हमें पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत पड़ेगी। और पैसा कहाँ है? संचित निधि में। और संचित निधि किसके अधीन है? संसद के, राज्य विधानमंडल के। अब ये सदस्य जहां से आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, केंद्र की बात कर रहे हैं, अगर राजस्थान की बात, अलग अलग जिलों से आएंगे। तो जब तक आएंगे फिर ये बहस करेंगे आपस में, पारित करेंगे, पैसा स्वीकृति देंगे, तब तक हम पैसा पास कराने लायक ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक ऐसी निधि बनाई है, आकस्मिक निधि, यानी जिसमें से पैसा राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति से और केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति से पैसा निकाला जा सकता है। तो क्लियर बात यह है कि राज्य की जो आकस्मिक निधि है, राज्य की आकस्मिक निधि है, वो राज्यपाल के अधीन या नियंत्रण में रहती है। अनुच्छेद कौन सा है? 267। ध्यान रखना, अनुच्छेद दोनों के लिए कॉमन है। तो अनुच्छेद 267 के तहत, 267 के तहत राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि राज्यपाल के नियंत्रण में या अधीन रहती है, नियंत्रण में रहती है। इससे धन निकालने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। क्लियर? तो धन विधेयक की ये बात है, संचित निधि। अब अगर थोड़ा सा हम और देखते हैं कि देखो, जो राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति क्या करता है, तो ये भी धन विधेयक से संबंधित है। और राज्य वित्त आयोग है, ये पंचायत हर 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। कौन? राज्यपाल। और ये राज्य वित्त आयोग जो पंचायती राज और स्थानीय संस्थाओं के लिए धन की सिफारिश करेगा, कितना धन देना है, कैसे क्या देना है, और इनके विकास के लिए भी सिफारिश करेगा। तो देखो, इसमें 2 अनुच्छेद हैं, ध्यान रखना। कितने अनुच्छेद हैं? 2। तो अनुच्छेद 243 आई और वह 243 बाई। आई में तो जो क्या कहते हैं, पंचायती राज के लिए वित्त आयोग की बात की गई है, और यहाँ नगरीय संस्था, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, शहरी संस्थाओं के लिए होता एक ही है, परंतु वहां उल्लेख अलग अलग जगह किया गया है। तो इन दोनों के अनुसार एक राज्यपाल हर 5वें वर्ष राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। हर 5वें वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। क्लियर? और ये वित्त आयोग का जो कार्य है, वो वित्त आयोग का कार्य तो यही है कि जो स्थानीय संस्था है, पंचायती राज और क्या कहते हैं, स्थानीय संस्थाएं जिसमें पंचायतें और पंचायती राज और जो नगर पालिका, नगर परिषद और शहरी संस्थाएं हैं, इनके लिए वित्त की क्या करता है? सिफारिश करता है। अब देखो, ये हुई स्वयं विवेकी शक्तियां, ये वित्तीय शक्तियां हुई समाप्त। और जो वेरी इंपोर्टेंट है वो है राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां। राज्यपाल की
राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां। देखो, स्वविवेकी शक्तियों का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो ये है कि राज्यपाल स्वविवेकी यानी अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक से। तो देखो, हम देखेंगे कि अनुच्छेद 163 क्या कहता है। 163 कहता है कि राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगी? मंत्री परिषद होगी, राज्य मंत्री परिषद होगी। उसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। अगले पॉइंट में लिखा है इसी में 3 में 163 में कि इस बात का किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि कौन सा कार्य राज्यपाल स्वयं विवेक से करेगा, कौन सा कार्य मंत्री परिषद के परामर्श से करेगा, मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। यानी राज्यपाल द्वारा किया गया कार्य उसका अंतिम होगा, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो देखो, राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेकी शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में स्वयं विवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। पहली बात, शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को संविधान में स्वयं विवेकी शक्तियां नहीं प्राप्त है। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति से राज्यपाल अधिक शक्तिशाली है, अधिक मजबूत है। क्यों? क्योंकि कथन कारण में यहां से सवाल बनेगा कि कथन ये आएगा कि संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक मजबूत है। ये तो कथन हो गया। क्योंकि कारण, क्योंकि राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेकी शक्तियों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो ये कथन कारण का कथन भी सही है, कारण भी सही है, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि क्यों मजबूत है? इसलिए तो मजबूत है कि संविधान में उसे क्या दी गई है? स्वयं विवेकी शक्तियां प्राप्त है, इसलिए वो राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। दूसरी बात, यहां से क्या सवाल कैसे बनेगा? दूसरा सवाल यह है कि देखो, संविधान की दृष्टि से तो राज्यपाल राष्ट्रपति से मजबूत है, शक्तिशाली है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्यपाल एक कमजोर पद है, बहुत कमजोर पद है। क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, कभी भी कहीं भी भेज सकता है, क्योंकि उसका एक निश्चित कार्यकाल नहीं है। वो राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है, और राष्ट्रपति का इसका मतलब है कि वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है। क्योंकि राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करेगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुसार। और जो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति से कहेंगे वो राज्यपाल से कहेगा। तो सीधा सीधा मतलब है, राजनीतिक दृष्टि से राज्यपाल बहुत कमजोर पद है, संविधान की दृष्टि से मजबूत है। ठीक है ना? तो संविधान में कहां कहां उसको स्वयं विवेकी शक्तियां प्राप्त है। तो ऐसा नहीं है कि केवल 163 में ही प्राप्त है, बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें राज्यपाल को स्वयं विवेकी शक्तियां प्राप्त है। एक तो देखो, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका संविधान में उल्लेख है, कुछ संविधान में तो उल्लेख नहीं है, परंतु परिस्थिति बस उनको वो स्वयं विवेकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो पहले संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 163। देखो, 163 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो राज्यपाल जिन कार्यों को स्वयं विवेक से करेगा, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सलाह व सहायता देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होगी,
जिसका प्रधान, जिसका प्रमुख या प्रधान, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। क्लियर? तो एक तो ये है। अब उन कार्यों को चुनौती नहीं दी जाएगी कि राज्यपाल किन कार्यों को स्वविवेक से करेगा, किन को सलाह से करेगा, इनको किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। अब देखो कुछ राज्य, जो राज्यों के राज्यपाल हैं, उन राज्यों के राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। पहले हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल होता था, अगर हम दूसरा पॉइंट लें 370 के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल होता था, तो पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहां पहले राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, 6 माह तक राज्यपाल शासन लगता था। बाकी अदर स्टेट में डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगता है। बाकी जम्मू कश्मीर में ऐसा प्रावधान था, क्योंकि अब तो समाप्ति कर दी 31 अक्टूबर 2019 को। तो पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो वो अब तो ये समाप्त हो गया, तो इसकी चर्चा करना बेकार है। अब एक अनुच्छेद है 371 में जो महाराष्ट्र और गुजरात है, महाराष्ट्र और गुजरात, तो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और सौराष्ट्र क्षेत्र है, सौराष्ट्र गुजरात में, तो गुजरात का कच्छ, ये क्षेत्र हैं। इनमें राज्यपाल को, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को बहुत सारे विशेषाधिकार है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। आपने देखा होगा कि जो यहाँ की तो मराठवाड़ा, इनकी तो एक टीम ही अलग से खेलने आती है, तो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में विशेष विकास परिषद बोर्डों की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? विकास परिषद बोर्डों की स्थापना की जाएगी। और वो ऐसा राज्यपाल ये प्रावधान कर सकता है कि जो केंद्र का कानून है, संसद का कानून वहां लागू न करने दे, या राज्य का कानून है वहां उसको लागू ना होने दे, कुछ संशोधन के तहत उसे लागू कर सकता है। तो विदर्भ का जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ है वहां पर, और गुजरात का जो कच्छ है, यहां पर इन कानूनों को लागू होने से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। अगर अगले अनुच्छेद की बात करें तो 371, यहाँ पर नागालैंड है। यहां से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इन अनुच्छेदों से। तो नागालैंड के राज्यपाल को क्या है? विशेष अधिकार प्राप्त है। किसके राज्यपाल को? नागालैंड के राज्यपाल को। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। और 371B, ये असम के राज्यपाल को विशेषाधिकार है। क्या है? विशेषाधिकार प्राप्त है। किसके राज्यपाल को? असम के राज्यपाल को। इस तरीके से वहां पर वो बहुत सारे प्रावधान करता है। और बात करें, कुछ राज्य हैं अनुच्छेद 163 के तहत, कुछ राज्य हैं जहां पर राज्यपाल एक जनजातीय मंत्री की गठन करता है, नियुक्त करता है। तो MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, 4 राज्यों में, इंपोर्टेंट बात है ये क्योंकि विशेषाधिकार है ये उसको, तो 4 राज्यों में राज्यपाल क्या करता है? जनजातीय मंत्री का नियुक्त करता है। तो राज्य कौन कौन से हैं? देखो अनुच्छेद कौन सा है? 164। इसमें जो प्रावधान है ये है कि देखो MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन चारों राज्यों में के जो राज्यपाल होंगे, राज्यपाल एक जनजाति मंत्री नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये कौन नियुक्त करते हैं? ये जनजाति मंत्री नियुक्त करते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास होती है समाप्त। अगली चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।